अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। अब से कुछ देर पहले तक की नोटिफिकेशन मिस्ट्री बना हुआ था और इस हवाले से बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। सोशल मीडिया के ऊपर फेक नोटिफिकेशन जो है वो वायरल किया जा रहा था। हर जगह यही मौजू ज़ेरे बहस था। मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयां जो है वो इस पर हो रही थी, मगर असल वजह क्या है, क्यों ये नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार हुआ और फिर इस पर प्रोपेगेंडा करके क्या सियासी मकासद जो है वो हासिल किए जाने चाह रहे थे लोग, इस पर सलीम बुखारी साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर अजीबो गरीब सी खिचड़ी पक रही है। बानी तहरीक इंसाफ ने जब से अपनी बहन अज़मा खान के साथ मुलाकात की और उसके बाद से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिस तरह की ट्वीट्स हो रही हैं, उससे एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का इंतजामी ढांचा जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है और दूसरी तरफ ये बात एक दफा फिर खुलकर वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत की पॉलिसी पे जो है वो अमल दरामद करना चाह रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट इट विल हैव ऑन पीटीआई's पॉलिटिकल फ्यूचर और खुद इमरान साहब की जो है वो रिहाई के ऊपर कितने लीथल इफेक्ट जो है वो इस पॉलिसी का होगा, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। लास्टली बात करेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि वो यूरोप के साथ जंग करने के लिए तैयार है। यूरोप के बहुत से लोग भी जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जंग का खतरा मौजूद है। क्या वाकई ही तीसरी जंग अजीम शुरू होने जा रही है? तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सारा? आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फलूसी जान छूटी कि नहीं छूटी अभी? जी बुखारी साहब, बस चल रहा है, अभी बेहतर हो गया है। बट बुखारी साहब फाइनली अब वो जो नोटिफिकेशन एक मिस्ट्री बना हुआ था, मुअम्मा बना हुआ था, उसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा हो रहा था, क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन, फाइनली आ गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दस्तखत कर दिया है, ऐवान सदर भिजवा दिया है। क्यों ताखीर की गई, सबसे पहले तो ये बताइएगा। दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो पंजाबी में एक ज़रूर मिसल है, हुन ठंड पै गई जे एक। दूसरा ये कि एक और मुहावराती तौर पर कहा जाता है कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। अल्टीमेटली जो शायद 2 दिन बाद आना था वो उसको जल्दी करके उन्होंने 2 दिन पहले करवा लिया है। तो इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा कि वो शायद अभी कुछ सोच विचार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने दरफुंतनियाँ छोड़ छोड़ के बिलाकर वो समरी जो है प्रेसिडेंट साहब को चली गई है साइन होने के लिए। और ये तवक्को की जा रही है कि आज ही प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर साइन भी करेंगे और आज ही जनरल आसिम मुनीर एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपने नए ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे। ठीक हो गया जी। लिहाजा इसके ऊपर जो हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई और कितने घटिया तरीके से और कितने चीप तरीके से की गई वो अब सबके सामने है। देखिए, रियासत के हवाले से अहम ओहदों के ऊपर जब तैनातियाँ होती हैं या आइन के अंदर तरमीम के बाद किसी को एलिवेट किया जाता है तो उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। अब नया एक ऑफिस बना है आर्म फोर्सेस में, एक ऐसे ऑफिसर का जो तीनों फोर्सेस को कमांड करेगा। ये आइन में तो एक शिक में आके पास हो गया, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फिर आगे। नए दफातर बनेंगे, नए ओहदे बनेंगे, नई नॉमिनेशंस होंगी, बहुत कुछ काम करना होता है जिसकी वजह से इसमें ताखीर थी। जल्दबाजी में किए हुए काम फिर बाद में भुगतने भी पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि अब क्या होगा जी, वो मैंने एक मिसाल सुनी, आ बैल मुझे मार, या शोइंग द रेड क्रॉस टू द बुल। उस तरफ उनकी एलिवेशन हो रही है, समरी पास हो रही है, दूसरी तरफ उन्होंने एक रात पहले ट्वीट कर मारी है जी। उस ट्वीट के ऊपर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि मौका क्या चुना है। लिहाजा मैं ये कहने में हक बजाना भूख बानी को बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो खुद ही अपने दुश्मन आप हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया, क्यों, मतलब लॉजिक क्या है, क्या सियासी फायदा जो है तहरीक इंसाफ को हो सकता है इस चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा करने से कि नोटिफिकेशन ताखीर की जा रही है, ये क्यों ताखीर की जा रही है? पहली बात तो ये है कि देखिए, जिनसे आपकी कभी दोस्ती रही हो उनसे आपकी जब दुश्मनी हो जाती है तो आदमी किसी भी घटिया लेवल पे जा सकता है। ये तो एक असूल की बात है, आम मुआशरे में भी हम ये सुबह से शाम तक देखते हैं। इसी फौज के साथ जो ताल्लुकात रहे हैं बानी के, उन्होंने तो बाप बना लिया था इसको, उनका जमहूरियत का बाप है। और ये जो पार्टियाँ शार्टियाँ तो जमहूरियत का हिस्सा होती हैं ना, तो उन्होंने एक ओवरऑल बाप तस्लीम कर लिया था उसको। बाद में से कहा ये गद्दार है, बाद में से कहा ये मीर जाफर है, मीर सादिक है। ये मेरी करतूतें और मेरी कहानियाँ तो नहीं है ना, ये तो बानी की कहानियाँ हैं। वो जब खुद इक़्तिदार के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो फौज के कंधे इस्तेमाल करना ठीक था, लेकिन अफवाज का, मुसल्लह अफवाज की क़यादत का किसी इलेक्टेड हुकूमत के साथ ताउन करना उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। यही हम देख रहे हैं। ठीक है जी। और ये सूरत हाल जो है बहुत ही
परेशान कुन भी है और इससे पीटीआई को और बानी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी, वो तो हम देख रहे हैं, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वजीर इत्तलात ने जो कुछ कहा, फिर वजीर कानून ने जो कुछ कहा, उससे तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो बुरे दिन आ चुके हैं। देखिए, जो एक सबसे घिनौना या जिस गंभीर मसला जिसको कहें, गंभीर इज द राइट वर्ड, वो था मुलाकातों का। जी, इस मुलाकातों के कराने की इतनी फैसिलिटेशंस की भी एक कहानी है पूरी। एक जजेस का पैनल था जिन्होंने खतवत भी लिखे थे, आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल याद है, याद है, बिल्कुल याद है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैं खोसवी, साकबी, इफ्तिखारी, अपने बंदियाली सुप्रीम कोर्ट्स के नाम देता हूँ, उसकी भी कोई वजूहात हैं। जब ये मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी, उस वक्त जज साहब को उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने दिखाया कि जेल मैनुअल ये कहता है कि हफ्ते में नहीं बल्कि महीने में एक मुलाकात हो सकती है। फिर उसमें अमेंडमेंट आई, फिर 15 दिन में एक मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात की कोई गुफ्तगू बाहर पब्लिक में नहीं हो सकती। उनका हटाओ, इसको ये क्या है? जेल मैनुअल विच इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, जिसके तहत जेलें गवर्न होती हैं, उनका इसको हटाओ। ये वो दौर था जब सहूलतकारी अदलिया की तरफ से अपने अरूज पर थी, उसी को लेके आज तक लटके हुए हैं उसके साथ कि देखें जी अदालतों का हुक्म नहीं मान रहे तो इन्हें अदालत हो गई जी, तो इन्हें अदालत हो गई जी। लेकिन अब अदलिया को जेल मैनुअल की अहमियत का भी पता है और वो अपने फैसले भी उसके मुताबिक कर रहे हैं। वो ये इजाज़त देते हैं बिल्कुल कि मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन मुलाकातें होंगी अब जो हमें बताया इन दो फेडरल मिनिस्टर ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो होंगी कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक। अब तो वो कह रहे हैं कि इज़मा खान की तो बंद है मुलाकात, अब वो से वो तो नहीं उसके बंद होने की वजह है, हाँ। उनको इस कंडीशन पर जाने दिया गया था कि आप बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। लेकिन आपको पता है ना कि वो अपनी हरकतों से बात तो नहीं आए। आते ही उन्होंने जो दरफुंतनी छोड़ी वो आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी बहनों से मशवरे के बाद फिर मीडिया के पास आऊंगी, और फिर मीडिया के पास वो आए वो लोग। तो जब ये कुछ होगा तो मुलाकातें नहीं होंगी। अब तो वो इंतहाई क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि नहीं होंगी जी, मुलाकातें कर ले जो करना है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार वो है जिन्होंने इन मुलाकातों की फैसिलिटेशन को गलत इस्तेमाल किया। जी, प्रोग्राम में वापस आएंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, एक सवाल जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स अक्सर करते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि वाई गवर्नमेंट इज सो फेयरफुल ऑफ इमरान खान। मतलब अगर उनकी कोई बात ट्विटर पर आ जाती है तो उससे इतना खौफजदा क्यों है हुकूमत? देखिए, ये जो एक तासुर कायम किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स ने। अब मैं आपको ले चलूंगा फिर माजी के अंदर, मुझे आपको याद होना चाहिए, मुझे तो अच्छी तरह याद है जब कहा गया ये कि किसी ने इसको हाथ लगाया तो ये हमारी रेड लाइन है और खून की नदियां बह जाएंगी, ये शेख रशीद ने कहा था। याद है आपको कि नहीं याद है? तो उन्होंने कहा अच्छा फिर देख लेते हैं कितनी खून की नदियां बहती हैं। 2 साल से भाई अंदर है। हाँ। क्या कर लिया किसी ने? जो शुरू में उनको रिस्पांस मिला था जलसे जुलूसों का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो गया है। अब उनके बुलाने पर भी कोई नहीं आता है। और एक नतीजा हमने और देखा कि जब इस तरह की बड़कें आप मारेंगे, जब इस तरह की ग्राउंड सिचुएशन को नज़रों में रखे बगैर आप ऐलानात करेंगे तो फिर लोग डिसग्रंटल्ड होते हैं। पहले तो वर्कर बैठा ना जो 9th मई में आपने उनके साथ किया, उसके बाद वर्कर ने कहा हम तो नहीं आते जी आपके जुलूसों में। और फिर जब आपने देखा, जब वोटर ने ये देखा कि इनके पास सिवाय जलसे जुलूस करने के कोई काम ही नहीं है, इन्होंने तो कोई ढंग का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करके ही नहीं दिया, तो उसका रिफ्लेक्शन आपने बाई इलेक्शंस में देख लिया है कि अपने घर की सीट जो उनकी पक्की सीट थी वो भी उन्होंने खो दी है। तो ये इस किस्म के पार्टी के रवैये जो हैं उससे उसका वोटर और उसका वर्कर दोनों मुतासर होते हैं जी। और हम मिसाल के तौर पे कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में ये पहले हो चुका है, पहली दफा नहीं है। जी। लेकिन बुखारी साहब, फिर आपको क्या लग रहा है कि अब मुलाकातें फिर से अगेन बंद कर दी जाएंगी और फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो, चाहे वो वकला हो, उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी? देखिए जी, मुलाकातें अब होंगी एक तो वकला की, और वो भी उतनी ही जितनी इजाजत है। लेकिन वकला भी तो बाहर आके सियासी गुफ्तगू तो कर सकते हैं। करेंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे ना फिर। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एनीबडी हु विल डिफॉल्ट ऑन दिस फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड टू मीट अगेन। यही तो उज़्मा के साथ हुआ है। हाँ जी, लेकिन बुखारी साहब, इसमें एक और इशू है कि जब भी ऐसा किया जाता है, मुलाकातें बंद की जाती है ज्यादा लंबे टाइम के लिए, तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर बात करने लगती है। तो फिर उससे किस तरह से डील किया जाएगा? पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज जो है वो खराब होता है। अब आपको इसकी भी जरा थोड़ी सी मिट्टी प्लीत कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको याद हो तो ये तासुर भी कायम हुआ था ना, दुनिया में भी हुआ था, बाहर सोशल मीडिया हैंडलर्स ने भी करवाया था, पाकिस्तान में भी था। एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द पीटीआई थॉट द मोमेंट ही टेक्स
ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाँ जी। नेक्स्ट डे वो प्लेन पकड़ के यहाँ आएंगे और बानी को बाहर निकाल के ले आएंगे। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये भी चलाया गया कि जनाब इस वक्त एक मॉब जो है उसने जाके जेल से उनको रिहा करा लिया है, हाँ जी। और अब जो है वो बस अपने नए उहदे का हल्फ उठाने वाले। ये इस तरह के तासुर जो हैं ये हवा में तहलील हो जाते हैं, ये मुसलसल कायम नहीं रहते हैं, क्योंकि जिनकी बुनियाद ना हो वो तासुर जो है ज्यादा देर तक कायम नहीं हाँ रहते। जी। बुखारी साहब, एक और भी बात है जिसके ऊपर मुझे आपकी क्लैरिटी चाहिए। आज जो ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर कानून वज़ीर इत्तलात की जानिब से, उन्होंने ये भी बात की, बारहा बात की कि मरियम नवाज साहिबा को नवाज शरीफ से नहीं मिलने दिया जाता था, नवाज शरीफ पर इस किस्म की सख्तियां की गई, मरियम नवाज पर इस किस्म की सख्तियां की गई, लिहाजा अब हम ये कर रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक सियासी इंतकाम बनता जा रहा है? इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि चूंकि हमारे साथ ये होता था इसलिए हम आपके साथ कह रहे हैं, जी जी कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। जी, नहीं, क्योंकि फिर और पॉलिटिकल वेंजेंस क्या होती है, हाँ। और पॉलिटिकल वेंजेंस से ज्यादा बड़ा कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, जी। उन्होंने तो सिर्फ ये याददानी कराई है कि ये खुद क्या करते रहे हैं। एग्जैक्टली वो ही ठीक है, इम्प्लाइड उनमें से कोई चीज उस तरह की नहीं हुई है। न तो किसी ने अमेरिका के दौरे पर यह कहा कि मैं एसी उतरवा लूंगा, याद है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के बाद सबसे वाहद बात यही थी करने के लिए कि मैं एसी उतरवा लूंगा। फिर यहाँ आके प्रैक्टिकली उन्होंने ये किया कि बेटी बाप को मिलने जाती है जेल से उठा लेते हैं आप उसको, उसके बाप की आंखों के सामने उठा लेते हैं आप उसको। ये हवाले दिए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप तो इस हद तक गए थे, और ये कोई इसमें दो राय नहीं है। आप 70% of all the press conferences and public rallies that Khan साहब has addressed, उसमें ये कहा था मैं जेल में भर दूंगा इनको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब। और फिर वंस अगेन फैसल वावडा साहब ने जो पेशन गोई की वो सच साबित हो रही है। अब ये है कि फैसल वावडा का मैं कायल तो बहुत पुराना हूँ, मतलब वो ठीक है, उनका स्टाइल अपना एक है, इनफरादी स्टाइल है, लेकिन वो बात पते कि इसलिए करते हैं कि उनके सोर्सेज बहुत सॉलिड हैं। उन्होंने कल रात बैठ के 3-4 बातें की थी, जिसमें से 4 तो पूरी हो गई हैं, 5वीं भी शायद पूरी हो जाएगी। एक तो उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब कल जितने मर्जी तम तराक से आए मुलाकात नहीं होगी, नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा था कि जो बाहर बैठ के हर्जा सराई कर रहे हैं पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ, कल ही से देखिएगा इनके साथ क्या होने वाला है, याद है आपको? हाँ जी। आज शुरू हो गया 2 बंदों का, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने हवालगी का मुतालबा कर दिया है, जिसमें एक आदिल राजा साहब जो हैं, जो पाकिस्तान आर्मी का नमक खा के और पाकिस्तान के की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर उगल रहे हैं वहाँ बैठ के, और दूसरे वो शहजाद अकबर साहब, वो जिनको अपने एक ख़ास मुंसलिक होने पर बहुत फ़ख्र था। उन्होंने जिस तरीके से 190 मिलियन के पाउंड का जो केस है उसके अंदर ब्रीफ केस पकड़ा था लंदन से, उसके वीडियो जो है अभी तक मौजूद है, उनको भी वापस लाने के लिए कहा। एक तीसरा है, उसका भी नाम नहीं आया लेकिन आ जाएगा आजकल में, वो है शहबाज गिल। इन लोगों ने बैठ के पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ साजिशें की, गद्दारी की, वर्ल्ड बैंक और IMF के दफातर के सामने बैठ के मुजाहरे किए कि पाकिस्तान को लोन ना दें, पाकिस्तान को बैंकरप्ट आप डिक्लेयर कर दें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि लीगली, और हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तो वी नो कि दैट एग्जिस्ट, लेकिन लीगली क्या जो है वो बरतानिया है वो हमारे साथ इसके ऊपर ताउन करेगा, या फिर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं? देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ये अंडर द जिनीवा कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस का एक इंस्ट्रूमेंट है जो 2 मुल्क फ्री विल के तौर पर आपस में साइन करते हैं, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो भी कोई ऐसा जुर्म करे जो स्टेट के खिलाफ हो और कहीं जाके ऐसे मुल्क में अपना ले ले जिसके साथ ट्रीटी है, तो वो उसकी हवालगी का मुतालबा कर सकते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर तो रेमंड डेविस जैसे बंदे को बगैर किसी ट्रीटी के एक्स्ट्राडिट कर दिया गया था, याद नहीं आपको? और हम मुतालबा करते रहे कि आफिया को वापस भेजें, तो आज तक उन्होंने नहीं भेजा है। लेकिन जहाँ ये ट्रीटी होती है उसका बुनियादी जिम्मेदारी है उस होस्ट कंट्री के ऊपर जहाँ ऐसे लोग बैठे हों कि वो उनको हवाले कर दे। एक बात मैं अगर बता दूं आपको कि अगर वो हत्थे चढ़ गए तो सलूक उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और कानून के मुताबिक होगा, कोई गैर कानूनी नहीं होगा, इसलिए कि जिस जिस किस्म की हर्जा सराइयाँ उन्होंने की हैं वो आपके सामने हैं। जिस जिस तरह से खान साहब को मिसगाइड करके उनकी तबाही का बायस बने हैं शहजाद अकबर, वो सारी चीज़ें फिर सामने आएंगी। जी, ठीक है जी। बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ वाली साइड पर तो हम बाद में आएंगे। गवर्नमेंट की साइड से जिस तरह से तहरीक इंसाफ को विद आयरन हैंड्स डील किया जा रहा है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कोई राह निकलेगी मिलकर बैठकर बात करने की, मुज़ाकरात की, कोई बर्फ पिघलेगी? देखिए, आप रियलिस्टिक जायजा लें कि जितनी भी ऑफर्स थी डायलॉग की,
टू रिजॉल्व दिस पॉलिटिकल केओस वो हुकूमत की तरफ से है। जब वो इस बात पर मुज़र थे कि हम बात करेंगे ताकतवर तबके के साथ विदाउट नेमिंग द मिलिट्री लीडरशिप, उनको एडवाइस किया गया कि नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, टॉक टू द सिटिंग गवर्नमेंट, जो बड़ी जमातों की अलाइड गवर्नमेंट है। ठीक है जी। आपने एक नहीं सुन के दी, जितनी भी ऑफर की गई आपने एक भी सुन के नहीं दी। और अगर एक मर्तबा आपने सुनी ली, जब आपने देखा कि और कोई रास्ता नहीं है, तो 3 राउंड आपने किए स्पीकर नेशनल असेंबली के दफ्तर में बैठ के, उसके चैम्बर में बैठ के, और उसके बाद भाग लिए जी। इसलिए कि बानी पीटीआई ने जेल से बैठ के लगामें खींची और कहा नो टॉक्स जी। जब ये रवैये होंगे तो आप खुद सोचिए कि कैसे सियासी कश्ती जो है वो किनारे लग सकती है। तो एक तो ये हमें इस ग्राउंड सिचुएशन का बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरी बात, भाई साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर हम तहरीक इंसाफ का इन तमाम मामलात के ऊपर क्या मौकिफ है, बानी तहरीक इंसाफ इस पर क्या स्टांस रखते हैं, उस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, आपने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की थी, इमरान खान साहब ओ टर्न लेते हैं, तो अगेन वो अपने ही सर्कल में घूमते हुए बैक टू पॉइंट जीरो आ चुके हैं। और वो अब जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, या बानी की कैद, और फिर कैद में जो उनके साथ जो उन पे रूल्स लागू होते हैं उसका जिम्मेदार, फिर उनकी पार्टी जो सियासत कर रही है, वो हर चीज का, सारी बर्बादी का जिम्मेदार वंस अगेन एस्टैब्लिशमेंट को ठहराते हैं। पहली बात तो एक, मुझे इस पर हैरत कोई नहीं है, इसलिए कि जो शख्स ये कहता हो कि यू टर्न लेना बड़े लीडरों की क्वालिटी होती है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये लैंड माफिया, एक्सटेंशन माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, ये सब जो हैं, ये कौम इनकी गुलाम बनी रहेगी अगर इनके खिलाफ उठ खड़ी ना हुई। हाँ जी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार के दौरान इन्हीं सारे माफियाज का हिस्सा रहे हैं वो खुद भी। जिस फौज को और फौजी क़यादत को आज वो दुश्मन तराजी पर उतर आए हैं, उसको बाप अपना करार दिया था। मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूँ। और बाद में फिर जब देखा कि बात बनती नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पाए, हुकूमत नहीं चला पाए, रमूज़ सल्तनत से वाकफियत नहीं थी, जाली दावे किए थे 5 करोड़ घर बनाएंगे, 5 करोड़ नौकरी ये करेंगे, 5 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये वो जो सुनामी आया था, अगर आपको बिलियन ट्री सुनामी, ये सारे ऐसे छक्के थे जो कोई भी सेन आदमी हुकूमत में बैठा हुआ नहीं मार सकता। इसलिए कि उसको पता है कि ये अनहोनी बातें हैं, नहीं हो सकती। और बुखारी साहब, आप जब हुकूमत से बाहर हैं, अब हकीकी आजादी का नारा लगाने का क्या फायदा है? जब हुकूमत में थे तब लेकर आते हकीकी आजादी, ना देते एक्सटेंशंस। देखिए, वही बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जिस एक्सटेंशन के रोने रो रहे हैं, उनको माफिया करार दे रहे हैं, उसका आगाज तो आप अपने इक़्तिदार में खुद करके आए थे। बिल्कुल, तब बात करते हैं कि हम 3 साल की एक्सटेंशन देने के बाद आपको ये हक ही नहीं पहुंचता कि आप इसके ऊपर उंगली उठाएं या कोई बात करें। एक बात होगी जी। दूसरी बात यह है कि वो जितनी भी उनके साथ इस वक्त होनियां हो रही हैं, जो उनकी करतूतों का सबब है, इसलिए कि ये वही शख्स है जिसने कहा था 90 दिन में मैं इस मुल्क से करप्शन का खात्मा कर दूंगा, और बाद में करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई, चाहे वो गोगी थी, चाहे वो जमील गुज्जर था, चाहे वो उस्मान बुज़दार थे, जो भी थे, वो कहानियां आप सबके सामने हैं। खुद अपनी ज़ात को भी मुबर्रा नहीं कर सके, क्योंकि 190 मिलियन के केस जिसमें सज़ा हुई है, और तोशाखाना जिसमें सज़ा होनी बाकी है, तोशाखाना 2, ये सारे वो जराइम हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने वाला शख्स जो है उसको कम अज़ कम नहीं करने चाहिए थे। लेकिन ये अगर वो बेहतरीन मार्जिन आप उनको दें और कहें कि ये उन्होंने नहीं किया, तो उनकी नाक के नीचे हुआ तो है नहीं है। तो आप जब प्राइम मिनिस्टर हों, जब आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार हो, तो उसकी तमाम फॉलीज के आप जिम्मेदार होते हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब दूसरी। लेकिन बुखारी साहब, अभी जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि खान साहब इतनी देर उनको कैद तन्हाई में भी रखा गया, सब कुछ उनके साथ जो है वो हो रहा है, लेकिन स्टिल उनकी गर्दन के सरिये की हम अक्सर बात करते हैं, दैट इज स्टिल देयर। वो अभी भी बात कर रहे हैं कि हम कोई मुफाहमत की पॉलिसी नहीं है जी, मुजाहमत ही करेंगे। तो बुखारी साहब, ऐसे तो मामला तहरीक इंसाफ के लिए मजीद पेचीदा और खराब। देखिए, ये बात मैं बहुत अरसे से जानता हूँ कि वो एक जिद्दी शख्स है। हाँ जी। उनकी जिद को कभी कभी कहा जाता है कि वो बहुत निडर हैं, वो बहुत बहादुर हैं, वो इनकरप्टेबल हैं, ये सारी क्वालिटीज मैं मानता हूँ। लेकिन हमने देखना ये है कि परफॉर्मेंस क्या है एज ए प्राइम मिनिस्टर या उनकी पार्टी की एज सूबाई हुकूमत। पिछली 3 टेन्योर से, ये तीसरा टेन्योर चल रहा है उनका,
क्या कोई मॉडल बना वहाँ पर जो इतने बड़े वास्ट जो फरमाए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे? एक सूबे को तो मॉडल आप बना नहीं सके हैं। वहाँ पर सवाए दहशतगर्दी की सहूलतकारी के, दहशतगर्दी के, कत्ल वारत के और क्या हुए मुझे बता दीजिए। एक प्रोजेक्ट था उनका BRT, उसके बारे में जो कुछ इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया में कहा जा रहा है, जो कुछ जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो उसका डोनर था उसने कहा है, ये सबके सामने है। कहने का मतलब ये है कि आप परफॉर्म भी ना करें, आप अब्यूज भी करें अपनी अथॉरिटी को, आपकी पार्टी करप्शन में मुलव्वस भी हो और फिर भी आपको औलिया होने का दर्जा दिया जाए, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में होता है। जी बुखारी साहब, ये जो इमरान खान साहब की एंटी एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, ये एक टाइम तक उनको काफी सूट करती रही है और काफी सियासी फायदे जो है उससे हासिल होते रहे। उन्होंने यूथ को काफी इसके ऊपर जो है वो इश्तियाल दिलाए रखा है और फिर पॉलिटिक्स में एंगेज रखा है। अब ये जो लॉन्गर रन में उनकी ये पॉलिसी है, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत लीथल साबित होगी और तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए इट्स गोइंग टू हैव वेरी नेगेटिव इफेक्ट? देखिए, कुछ चीजें तब्दील हो गई हैं। पहले पाकिस्तान के बारे में कहा था कि अनलेस 3 फोर्सेस, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिकन, ये एक साथ काम ना करें पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं। वर्ल्ड का नक्शा बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। हैविंग सेड दैट, हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। एक ऐसा जमहूरी रियासत जहाँ पर इलेक्शन होते हों, जहाँ पर हुकूमत बनती हो, जहाँ एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ किसी एक फ़र्द वाहद की मर्जी से हर चीज़ नहीं हो सकती। ये बात रिकंसाइल करने में उनको देर लगेगी जी। अब उन्होंने एक नया अमल शुरू किया है कि अपने ही किए हुए फैसलों को अब वो उलटते जा रहे हैं। जी मुखर साहब, बस इस डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए मुझे बताइएगा कि फिर इमरान खान साहब की रिहाई और फिर तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उनका रवैया यही रहेगा जिस तरह के इस ट्वीट के अंदर जाहिर है, तो फिर उनको चैरिटी में रख के प्लेट के ऊपर रिहाई कोई नहीं देगा। ठीक है, जो केस हैं और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे और केस जो हैं वो और ज्यादा शद्दोमद के साथ चलाए जाएंगे और ये यकीनी बनाया जाएगा कि वो जेल से बाहर ना आए। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ कि अब इमरान खान साहब एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट से काफी जो है वो उसके अगेंस्ट बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी से भी कुछ खातिर को खुश नहीं है। जिस तरह से वो सियासी कमेटी को उन्होंने तहलील कर दिया है तहरीक इंसाफ की, क्या मंतक है इसके पीछे? वो खुद अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, उनके बारे में ये है कि एक बड़ी ज़रूर मिसाल है वो मैं देना चाहता हूँ कि जो बॉस होता है उसके नीचे काम करने वाले रोज सोचते हैं कि विच साइड ऑफ द बेड विल ही राइज एंड व्हाट मूड विल बी इन व्हेन ही टेक्स अ कप ऑफ टी। यही हाल पार्टी की इस क़यादत का भी है कि एवरीथिंग इज ऑन द विम्स ऑफ बानी पीटीआई। ये तो मेरे ख्याल से इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। वो जिस किस्म के मूड में हो उसी तरह के फैसले होते हैं और जो उसका नतीजा निकलता है वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सियासी कमेटी किसने तश्कील दी थी? खुद खान साहब ने। जी। थोड़ा किसने? बानी ने। जो उनको इख्तियार दिया है सलमान अकरम राजा को कि आप कमेटी बना लें, अगर वो बनाएंगे तो कौन गारंटी दे सकता है कि 8 दिन के बाद वो कहेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, खत्म करें इसको, एक नई कमेटी। यही हो रहा है ना। अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है बुखारी साहब। आपस में भी कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को कोई दूसरे को टाउट कह रहा है। ड्यू वाला मामला जो है उस पर इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, पता नहीं तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, व्हाट दे वांट आउट ऑफ। देखिए, मैं आपको फिर एक मिसाल और दूं। मेरे ख्याल से इनकी पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फसाद का और स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी, उसका नाम था अली अमीन गंडापुर जी। जो कुछ उसने पार्टी के लिए कर दिया हुआ है बानी को खुश करने के लिए, बानी की ख्वाहिशात के मुताबिक, चाहे वो प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के ऊपर मार्च थे, चाहे जो कुछ भी थे, वो कोई और दूसरा करने का ना अहल है ना उसमें कैपेसिटी है। लेकिन उसके साथ भी बानी ने क्या किया वो आपके सामने है। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के साथ उनके वो कह रहे हैं कि आप काफी एतमाद तो है और सुहेल अफरीदी साहब कोशिश, अली अमीन गंडापुर पर उन्हें डोंट फॉरगेट दैट। जी बिल्कुल, वही सुहेल अफरीदी साहब कोशिश तो कर रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, रशिया यूक्रेन वॉर भी यूं लग रहा है जैसे फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुकी है, या आर है या पार है। अभी सदर पुतिन ने जो है वो धमकी दे दिया यूरोप को कि अगर वो जंग करना चाहते हैं तो सदर पुतिन उसके लिए भी तैयार है। देखिए, इस वक्त यूरोप कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को शामिल करा ले नेटो में, ताकि नेटो के दिफा के लिए अमेरिका समेत सारे यूरोपीय ममालिक आ जाएं, क्योंकि उसमें मुआहदा बुनियादी ये है कि एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी ममालिक पर हमला तस्वर होगा। रशिया इज द ओनली हर्डल इन द वे। उसने कहा जिस दिन आप ये करेंगे मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा, और नहीं हुआ अब तक नेटो। एनीवे, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका की साजिश के तहत नेटो में शामिल करेंगे इसको तो इट विल बी एन ओपन वॉर।
फिर हम तय करेंगे एट द टोज ऑफ द गन्स। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो भाई ट्रंप हैं उन्होंने 8 का दावा तो पहले ही कर रखा है ना कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। वो 9वीं भी रुकवाना चाहते हैं टू टेक द क्रेडिट एंड टेक द नोबेल प्राइज, पीस प्राइज अगर मिल गया उसको तो। बिल्कुल साहब, ये भी बड़ा अजीब सा मामला है कि हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री की वॉर्स होती हैं या किसी में कोई मसला चल रहा होता है तो जो कंट्री एग्रीव्ड होती है या जिनका इशू होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट जिनमें चल रहा होता है, वो अपने नुमाइंदे और अपने सफीर जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजते हैं कि यार कोई सालिसी करे। यहाँ पर उल्टा है, हमेशा अमेरिका अपने स्पेशल जो है वो, उसकी एक बुनियादी वजह, बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया है, उसकी वजह ये कि अमेरिका अब दोबारा चाहता है कि मैं ये साबित करूं कि मैं सिंगुलर पावर, वर्ल्ड पावर हूं। और सबसे क्लोजेस्ट चैलेंज उसको 2 मुल्कों से आ रहा है, एक चाइना है, दूसरा रशिया है। रशिया ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही बेलारूस में अपने वेपन्स डिप्लॉयमेंट कर रखी है। हाँ जी, कि वंस दे इंक्लूड हिम इन द लिस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज, रशिया विल नॉट हेजिटेट इन लॉन्चिंग एन एग्रेशन। ठीक है, एक बात। लेकिन बुखारी साहब, पहले तो ये जो मामला था, रशिया की जंग यूक्रेन तक महदूद थी। रशिया चाहता था कि यूक्रेन बफर जोन रहे बिटवीन रशिया एंड यूरोप। लेकिन अब जिस तरह से खुली धमकी दे देना, और फिर कुछ हम देख रहे हैं कि यूरोपीय सिटीजन से जब सवाल किया गया तो पोल्स ये रिजल्ट देते हैं कि उनको भी लगता है कि खतरा मौजूद है कि जंग हो सकती है। तो क्या रशिया अफोर्ड करता है एक थर्ड वर्ल्ड वॉर? देखिए, वो तो खुद कह रहा है कि अगर इस इकदाम से आप चाहते हैं कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो तो आई विल नॉट हेजिटेट, यही तो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपका ये फैसला कि वो नेटो में शामिल हो जाए विल इग्नाइट द सिचुएशन टू एन एक्सटेंट दैट रशिया हैज टू एक्ट। यही तो उसने कहा है जी, कि अगर आपका ये फैसला इस बात का सबूत होगा कि आप चाहते हैं कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो। अब जिस सर्वे की तरफ आपने इशारा किया है लोगों का, 10 ममालिक में वो हुआ है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, पोलैंड, क्रोएशिया, बेल्जियम एंड नीदरलैंड शामिल है। और इसमें हर मुल्क से 1-1 हजार लोगों से राय ली गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ी तो उसकी तबाहकारियां जो हैं फिर कंट्रोल नहीं होंगी। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ एन अलार्मिंग वॉइस कि खुदा के लिए तीसरी जंग की तरफ ना बढ़ें क्योंकि हम सब तबाह होंगे। जी, लेकिन बुखारी साहब, क्या ये सिर्फ एक मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धमकी है सदर पुतिन की जानिब से ताकि वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो बरकरार रखे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ट्रंप कोशिश कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे और हो रहे हैं। तो पुतिन वांट्स कि वो अपनी पोजीशन जो है वो टेबल पर स्ट्रॉन्ग रखें। देखिए, सिर्फ रशिया की एक ही नाकामी मेरे सामने आती है, वो है अफगानिस्तान। अदरवाइज अगर आपको याद हो कि जॉर्जिया में जिस तरह की पेनिट्रेशन अमेरिका ने करनी चाहिए थी, तो जिस शिद्दत और कुव्वत के साथ वहां से अमेरिकन को निकाला था, वो हिस्ट्री का हिस्सा है। यही हाल यूक्रेन का भी है। यूक्रेन ने बहुत ज्यादा कोशिश की, यूरोपीय मुल्कों ने साथ मिलकर उन्होंने उनको असला दिया, उन्होंने उनको वेपन्स दिए ऑफ वेरी सीरियस नेचर, उन्होंने उनको फंडिंग की, नेटो के करीब लाने की कोशिशें की। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन जो है, सवाए इसके कि अपना इलाका खो चुका है, एक बड़े इलाके के ऊपर रूस का कब्जा है, और रूस जब चाहे वहां का तो बड़ा कर सकता है जी। तो कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि इसको आप बफर जोन रहने दें, इसको नेटो में शामिल करके बॉर्डर को मेरे साथ लाने की कोशिश ना करें। मेरे ख्याल से सेन वॉइस है, सेन वॉइसेस को सुना जाए ताकि अवामुन नास की हलाकत उस दर्जे की ना हो जिस तरह की हमने फर्स्ट वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखी। बिल्कुल, ताकि पीस बरकरार रह सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खातम। सी यू ऑल ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज।